गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र की बात करेंगे। देखो, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। जो सजीव होते हैं, क्या होते हैं? सजीव। उसकी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। सबसे छोटा जो जीव बोला जाता है उसको बोला जाता है कोशिका। और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो कोशिकाओं का एक समूह बनता है, उसे बोलते हैं उत्तक। क्या बोला जाता है? उत्तक। और जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो उनका एक समूह बनता है, उसको बोलते हैं हम अंग। क्या बोलते हैं? अंग। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो उनका भी समूह बनता है, उसको बोलते हैं तंत्र। क्या बोला जाता है? तंत्र। और तंत्र मिलकर क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? शरीर का। तो कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, और तंत्र मिलकर क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। देखो, हमारे मानव की बात करें तो मानव में बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, प्रजनन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र। ऐसे तंत्र होते हैं। इन सभी तंत्रों में से आज एक तंत्र की बात करेंगे, वो है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र की हम आज बात करेंगे। देखो, जो तंत्र होते हैं, प्रत्येक तंत्र का क्या होता है? एक विशेष कार्य होता है। क्या होता है? एक विशेष कार्य होता है। विशेष कार्य होता है। प्रत्येक तंत्र का एक विशेष कार्य होता है। बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की। देखो, पाचन तंत्र, सबसे पहले देखो पाचन तंत्र क्या होता है? जब भोजन का पाचन व अवशोषण जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र बोला जाता है। यानी कि भोजन का पाचन व अवशोषण भोजन का पाचन व अवशोषण जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे बोला जाता है पाचन तंत्र। क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र। बात करें मानव पाचन तंत्र की। किसकी बात करें? मानव पाचन तंत्र की। देखो, मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो विशिष्ट अंग और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। कुछ विशिष्ट अंग एवं पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। मानव पाचन तंत्र विशिष्ट अंग एवं पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। हम आगे बात करेंगे कि वो विशिष्ट अंग कौन से हैं और पाचक ग्रंथियां कौन सी। दो चीजें हैं, एक तो विशिष्ट अंग और एक आया पाचक ग्रंथियां। तो हम बात करेंगे विशिष्ट अंगों की और पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे। एक बार इसे नोट करें। देखो, जो विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं, बात करते हैं अंगों की। अंग की बात करते हैं। देखो, अंग कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला जो अंग आता है वो आता है मूक। क्या आता है? मूक। दूसरा आता है वृश्चिका। तीसरी आती है ग्रासनली। फिर आता है आमाशय। फिर आती है छोटी आंत। फिर बड़ी आंत। और अंतिम भाग आता है मलद्वार। तो ये तो अंग होते हैं। अंग कौन कौन से होते हैं? जो विशिष्ट अंग जो मानव पाचन तंत्र के अंग होते हैं, एक तो मूक, वृश्चिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और मलद्वार। मूक से लेकर मलद्वार तक फैली हुई नली। देखो, जो अंग है मूक से लेकर मलद्वार, ये एक नली होती है। इस नली को हम बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल।
आहार नाल बोले या इसे कहते हैं पोषण नाल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पोषण नाल भी इसे कहा जाता है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की इसकी लंबाई होती है। तो ये तो अंग होते हैं मूक, ग्रसिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। मूक से लेकर मलद्वार तक फैली हुई नली को कहते हैं आहार नाल, जिसे बोला जाता है पोषण नाल। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। आगे हम बात करें ग्रंथियों की। देखो ग्रंथियां होती हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, देखो जो पाचक ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3, जो हमारे मानव पाचन तंत्र का अंग होते हैं। देखो एक तो होती है लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथि। दूसरी होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। और तीसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। इन सभी से मिलकर क्या बना होता है? मानव पाचन तंत्र। क्या बना होता है? मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र के जो अंग हैं वो तो ये हैं, और जो ग्रंथियां हैं वो ये होती हैं। तो ये सब हैं, इनका एक एक का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। एक बार इन्हें नोट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे मूक की। किसकी बात करेंगे? मूक। देखो मूक क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण। भोजन का अंतःग्रहण जहां से प्रारंभ होता है वो क्या कहलाता है? मूक कहलाता है। यानी कि भोजन का अंतःग्रहण कहां से प्रारंभ होता है? मूक से ही प्रारंभ होता है। भोजन का अंतःग्रहण, अंतःग्रहण प्रारंभ यहां से ही होता है। भोजन का अंतःग्रहण यहां से ही प्रारंभ होता है। यानी कि भोजन का अंतःग्रहण जहां से प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? मूक से। दूसरी बात, भोजन का सबसे पहले पाचन भी कहां ही होता है? मूक में होता है। यानी कि पाचन भी प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन भी प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन का पाचन भी मुख से प्रारंभ हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। तो मुख में भोजन का पाचन कौन से, किसका भोजन, यानी कि किसका पाचन मुख में हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में हो जाता है? मूक में हो जाता है। आगे बात करें तो देखो मूक में 2 अंग पाए जाते हैं। एक तो होते हैं दंत। क्या पाए जाते हैं? दंत। और एक पाई जाती है जिह्वा। क्या पाई जाती है? जिह्वा, जिसे बोला जाता है जीव। क्या बोला जाता है? जीव। देखो मूक में पाए जाते हैं दंत और एक पाई जाती है जिह्वा। इनके भी क्या होते हैं? अलग अलग कार्य होते हैं, विशिष्ट कार्य होते हैं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो एक बार नोट करें आप इसे। देखो बात करें दंत की। किसकी बात करें? दंत की। देखो दंत, देखो जो मानव होता है, मानव में दंत द्विबार दंती होते हैं। यानी कि 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है द्विबार दंती। द्विबार दंती। जो दांतों की व्यवस्था होती है वो मानव में कैसी होती है? द्विबार दंती। यानी कि मानव में दांत 2 बार आते हैं। एक तो आते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दंत होते हैं, और एक होते हैं स्थायी। कैसे होते हैं? स्थायी दंत होते हैं। देखो अस्थायी दंत होते हैं जो बचपन में आते हैं, उनको बोलते हैं दूध के दांत।
क्या बोला जाता है उन्हें? दूध के दांत। दूध के दांत बोला जाता है। और लगभग इनकी संख्या बोले तो 20 होती है। कितनी होती है? 20। स्थायी दंत की बात करें तो इन्हें बोला जाता है अक्कल के दांत। अक्कल के दांत क्या बोला जाता है? अक्कल, जो हमारे 18 से 25 वर्ष की उम्र में आते हैं। 18 से 25 वर्ष की उम्र में आते हैं। तो दंत की बात करें तो 2 बार हमारे मानव में दंत आते हैं। तो व्यवस्था होती है, द्विबार दंती व्यवस्था होती है। एक होते हैं स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांतों को दूध के दांत बोलते हैं, स्थायी दंत होते हैं उनको अक्कल के दांत बोलते हैं। आगे देखेंगे दंतों के प्रकार। भाई दंत कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। दंत की बात करें तो देखो, दंत मानव में 4 प्रकार के होते हैं। दंत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। देखो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ध्यान देंगे। पहला होता है कर्त्यंग दांत, कर्त्यंग। दूसरा होता है रद्रनक दांत और तीसरा होता है चयवर्णक और चौथा होता है अग्र चयवर्णक। तो मानव में दंत होते हैं 4 प्रकार के। एक तो होता है कर्त्यंग, दूसरा रत्नक, तीसरा चयवर्णक और चौथा होता है अग्र चयवर्णक। इनका कार्य पढ़ें। क्या पढ़ें? कार्य। प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कर्त्यंग दांत का कार्य बोले तो भोजन को काटने का, भोजन को काटने का। भोजन को काटते हैं कर्त्यंग दांत। भोजन को कुतरने का, भोजन को कुतरने, भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं रत्नक दांत। चयवर्णक दांत होते हैं और अग्र चयवर्णक, इनका सेम ही कार्य होता है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। इन दोनों का कार्य होता है भोजन को चबाना। तो भोजन को काटते कौन है? कर्त्यंग दांत हैं। कुतरते कौन है? रत्नक दांत। चबाते कौन है? चयवर्णक और अग्र चयवर्णक। दोनों दांतें भोजन को क्या करती हैं? भोजन को चबाती। अब इनकी संख्या पढ़ें। इनकी मुख में संख्या क्या क्या होती है तो ध्यान देंगे। एक सूत्र होता है, उस सूत्र की तरफ ध्यान देंगे। मैं सूत्र आप लोगों को यहां लिख देता हूं। 21 23 बटा 21 मल्टीप्लाई 2। देखो इस सूत्र को ध्यान देंगे। 2 से गुणा करेंगे देखो क्या आएगा? 2 एकम 2 दूनी 4। कितना आया? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सही है। ये तो क्या आ गया? ऊपर वाला जबड़ा आ गया। नीचे की बात करें तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये धातु की संख्या होती है। ये तो ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे, ये ऊपर वाला, ये नीचे। टोटल की बात करें तो ये होते हैं 8, ये 4, ये 8 हो गए, ये कितने हो गए? 12। और अगर टोटल बात करें तो 16 होते हैं, 32 होते हैं। 16 प्लस 16 बराबर 32। ये दांतों की संख्या होती है। तो ये दांत के प्रकार हो गए। दंत 4 प्रकार के होते हैं, कर्त्यंग, रत्नक और चयवर्णक, अग्र चयवर्णक। कर्त्यंग दांत का कार्य होता है भोजन को काटना, रत्नक दांत का कुतरने का कार्य होता है और चयवर्णक और अग्र चयवर्णक को भोजन को चबाने का कार्य होता है। इनकी संख्या होती है ऊपर जबड़े में 4, नीचे में 4, टोटल 8। रत्नक की होती है ऊपर वाले में 2, नीचे वाले में 2, पूरे टोटल होते हैं 4। चयवर्णक दांत होते हैं, उनकी संख्या ऊपर होते हैं 4, नीचे 4 होती है, टोटल 8 होते हैं। अग्र चयवर्णक की ऊपर 6 होती है, नीचे भी 6 होती है, तो टोटल कितने होते हैं? 12। और टोटल दांत होते हैं 32। तो ये किन की बात होगी? दांतों की। अब बात करेंगे जिह्वा की। एक बार नोट करें इसे। बात करेंगे जिह्वा की। किसकी बात करेंगे? जिह्वा। देखो जिह्वा को बोलते हैं जीभ। क्या बोला जाता है? जीभ। देखो जो जीभ होती है, इसका कार्य क्या होता है? पहला तो काम होता है भोजन को
व्यवस्थित करना, भोजन को व्यवस्थित करना। तो भोजन को व्यवस्थित कौन करती है? जीभ करती है। मुख में भोजन को व्यवस्थित करती है जीभ। दूसरा है भोजन का पता लगना, यानी कि भोजन स्वाद का, स्वाद का पता भी किससे लगता है? जीभ से लगता है। स्वाद का आभास करवाना, आभास करवाना, ये भी किसका कार्य होता है? जीभ का ही कार्य होता है। कारण क्या होता है कि जीभ के ऊपर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भाई? स्वाद कलिकाएं। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा भोजन के स्वाद का पता लगता है। तो जीवा जो जीव होती है वो मुख में भोजन को व्यवस्थित करती है, स्वाद का पता लगता है इसके द्वारा। कैसे लगता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं। बात करें आगे इसकी, तो जो जीवा होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? भाई जीवा के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है अग्रभाग। क्या होता है? अग्रभाग। दूसरा भाग होता है इसका पश्य भाग। तीसरा भाग होता है अंतिम भाग। अंतिम भाग, ये जीवा के 3 भाग होते हैं, एक तो अग्र, एक पश्य और एक अंतिम। जो अग्र भाग होता है वो मीठे स्वाद को पहचानता है। कौन से स्वाद को? मीठे स्वाद को पहचानता है। पश्य भाग होता है वो खट्टे स्वाद को पहचानता है। और अंतिम भाग होता है वो कड़वे स्वाद को पहचानता है। तो जो जीभ होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, तो अग्र, पश्य और अंतिम। अग्र भाग होता है उसके द्वारा मीठे स्वाद का पता लगता है। पश्य जो भाग होता है उसके द्वारा खट्टे स्वाद का पता लगता है। अंतिम भाग होता है उसके द्वारा कड़वे भाग का पता लगता है। तो ये बात हो गई मुंह की। भाई मुंह क्या काम करता है? मुंह के अंदर जो दंत पाए जाते हैं उनका क्या कार्य होता है? जीभ पाई जाती है तो उनका क्या कार्य होता है। इसके बाद पढ़ेंगे जो विशिष्ट अंग चल रहे थे मुंह के बाद पढ़ेंगे ग्रसिका। एक बार इसे नोट करें। अब बात करेंगे ग्रसिका की। ग्रसिका, देखो ग्रसिका क्या होती है? इसके 2 पार्ट, उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है? उभरा हुआ। एक तो होते हैं कंठ द्वार, कंठ द्वार होता है, और एक होता है निंगल द्वार। एक होता है निंगल द्वार। देखो जो कंठ द्वार होते हैं वो खुलते हैं श्वास नली में। कहां जाकर खुलता है? ये श्वास नली में जाकर खुलता है। और ये खुलता है ग्रास नली में। कहां खुलता है? ग्रास नली में। ध्यान देंगे जो ग्रसिका होती है उभरा हुआ होता है। एक तो होते हैं इसके 2 भाग होते हैं, कंठ द्वार, एक होता है निंगल द्वार। कंठ द्वार क्या होता है? श्वास नली में जाकर खुलता है। निंगल द्वार ग्रास नली में जाकर खुलता है। जो कंठ द्वार होता है इसके ऊपर, कंठ द्वार के ऊपर एक पल्ले नुमा, या उसको बोलते हैं गाठी ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है। संरचना पाई जाती है। देखो कंठ द्वार होता है उसके ऊपर पल्ले नुमा या घाटी ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे प्यार से हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ध्यान देंगे जो कंठ द्वार होता है उसके ऊपर पल्ले नुमा या घाटी ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे प्यार से बोला जाता है एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है? ध्यान से सुनेंगे। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब भोजन की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो जब भोजन प्रवेश करता है, क्या करता है? भोजन, तो ये एपिग्लोटिस यानी कि गाठी ढक्कन क्या करता है?
इस कंठ द्वार यानी कि श्वास नली को क्या कर देता है, ढक देता है। क्या कर देता है, ढक देता है, जिससे भोजन क्या करता है, ग्रास नली में चला जाता है, श्वास नली में नहीं जाता है। और यदि हम बात करें उत्सर्जन श्वसन तंत्र की बात करें, तो जब श्वसन यानी श्वास जाती है तो ये गांठी ढकन या एपिग्लोटिस कहां आ जाता है, ग्रास नली के ऊपर आ जाता है, इसको ढक देता है। तो यहाँ इसको ढक देता है तो श्वास कहां चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है, ग्रास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। ये काम करता है एपिग्लोटिस। ध्यान से दोबारा देखेंगे, जो ग्रसिका होती है वो कंठ द्वार और निंगल द्वार दो भाग होते हैं इसके। कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, जो निंगल द्वार होता है वो ग्रास नली में खुलता है। कंठ द्वार के ऊपर एक पल्ले नुमा या गांठी ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसे प्यार से हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या काम करता है, जब पाचन तंत्र की बात हो तो ये किसको ढक देता है, श्वास नली को ढक देता है, जिससे भोजन ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। और यदि बात करें श्वास की, तो श्वास यानी कि श्वसन तंत्र की बात करें तो ये क्या करता है, ग्रास नली को ढक देता है, जिससे श्वास कहां चला जाता है, श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। तो ये किसकी बात हुई, ग्रसिका की बात हुई। आगे बात करेंगे ग्रास नली की। आगे बात करते हैं ग्रास नली। देखो जो ग्रास नली होती है ये एक पेशीय नलिकाकार संरचना होती है। एक पेशीय नलिकाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली होती है पेशीय नलिकाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। जो ग्रास नली होती है इसके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्रास नली में जो पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम ये नहीं पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। आगे बात करें, जो ग्रास नली होती है इसमें भोजन की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। ग्रास नली में भोजन की गति क्या होती है, धीमी होती है। क्या होती है, धीमी। भोजन की गति क्या होती है, धीमी होती है। इस गति को हम बोलते हैं, एक विशिष्ट नाम देते हैं, कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति, इस गति को बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। ग्रास नली में भोजन की गति धीमी होती है, इस गति बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। क्या बोला जाता है, कर्मानुकुंचन गति। दोबारा देखेंगे, ग्रास नली पेशीय नलिकाकार संरचना होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि पाचक एंजाइमों का क्या होता है, अभाव होता है। ग्रास नली में भोजन की गति धीमी होती है, इस गति को बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। क्या बोला जाता है, कर्मानुकुंचन गति। आशा करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया होगा। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। धन्यवाद।